विस्थापन का मुद्दा रह रहा है, 1932 का खतियान का मुद्दा रह रहा है। जब तक आप लोग का मेजोरिटी नहीं आएगा तो आप लोग कैसे इस चीज़ों को रख सकते हैं? आप लोग तो बस लोगों के बीच बस उस चीज़ों को रख रहे हैं। हकीकत में ये सिर्फ नहीं हो रहा है। अब 32 का बात तो कह के किसी को वोट ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ों को आप लोग धरातल पे कैसे लाइएगा? देश से अलग हुआ था, यहाँ का जल जंगल ज़मीन हो, यहाँ का नौकरी हो, यहाँ का तमाम संसाधन हो, वहाँ इस पर यहाँ के लोगों का कैसे मतलब प्राथमिकता मिले, कैसे लोगों का लाभ मिले, जो गैरकानूनी नहीं संवैधानिक बात है, जो नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ें कैसे मिले, इसके लेके आज चिंतन करने का सवाल है। और JBKSS निश्चित रूप से इस विषय पर आगे बढ़ रहा है। एक ही राज्य का स्थानीयता का लाभ ले सकता है, लेकिन वो लोग दोनों जगह लाभ ले रहे हैं। हमको उससे आपत्ति है कि वो दोनों जगह क्यों लाभ लेंगे। झारखंड में हमेशा ही देखा गया है, जब भी चुनाव होता है तो तरह तरह के मुद्दे रखे जाते हैं, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है विस्थापन का दंश जो है झारखंड वासी झेल रहे हैं। और इस सब मुद्दे को जो है, चाहे लोकसभा चुनाव की बारी है या विधानसभा चुनाव की बारी है, हर एक जगह के इस तरह के मुद्दे को रखा जाता है। लेकिन 24 साल के इस झारखंड में अब तक किसी भी तरह का कोई सॉर्ट आउट नहीं देखने को मिला है। अभी हमारे साथ जो हैं बड़कागांव से चलकर विकास कुमार महतो जी हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर आए हैं, क्योंकि विस्थापन को लेकर बहुत सारे बड़कागांव में इन्होंने आंदोलन भी किए और लोगों के साथ जो है इस तरह का घटनाक्रम जो हो रहा था इसको लेकर आवाज़ भी उठाए थे। हालांकि इनका संघर्ष जो है बहुत लंबा चला, 10-12 साल का संघर्ष लेकर अभी जो है JBKSS में एक कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर ये काम कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि विस्थापन का मुद्दा को जब सरकार अपने पटल पर रखती है, लेकिन जब पूरा नहीं होता है तो लोग क्या सोचेंगे, वोट किस तरह से देंगे। और जब विधानसभा चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री जो है अपने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन जो सच्चाई जो हकीकत में दिखता है वो कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ विकास जी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। विकास दा, सबसे पहले जोहार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। जिस तरह से आपने जो है बड़कागांव में विस्थापन को लेकर बहुत लंबा संघर्ष किया है, उस गाथा को थोड़ा सा बताइए और बताने के बाद क्या कुछ पाए आप, कुछ पॉजिटिव व्यू निकाल पाए कि आपने जो 10 साल का संघर्ष किया इसमें क्या कुछ बातें निकल के आई हैं? देखिए, बड़कागांव का संघर्ष में जुड़ने के बाद हम लोग को एक सच्चाई सामने आ गया कि ये जो विकास के लंबी लंबी जो दावे किए जाते हैं, दरअसल ये बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है क्योंकि आप ऐसे भी अगर इस क्षेत्र में नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप सोचिए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश का 42% खनिज का हिस्सेदारी रखता है, इतना खनिज संसाधनों को देता है, लेकिन फिर भी झारखंड की कुल आबादी का 39% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि इतने सारे मिनरल्स का यहाँ का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वाकई में जो विकास के जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है ये विकास लोगों को पहुँच पा रहा है? तो जब हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसमें पाया कि कर्णपुरा क्षेत्र जहाँ पर हम लोग संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्षरत हैं, वहाँ औसतन 60 करोड़ का कोयला प्रति एकड़ पे है। हम लोगों ने गणना किया 60 करोड़ का कोयला प्रति एकड़ है। और मैं आपको बता दूं कि कैग का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसको खनन विपणन करने में जो खर्च आता है मुश्किल से 20 से 22% आता है। अगर हम इसको 25% भी मान ले तो 60 करोड़ की जो संपत्ति है उसका 25% 15 करोड़ हुआ। तो 15 करोड़ खर्चा किया, बाकी जो पैसा बचा वो कंपनी का होता है। लेकिन इसमें कुछ पैसा हमने खनन विपणन रॉयल्टी सारे चीज़ जोड़ दिया था। अब मैं थोड़ा मुआवजा को देख लूँ, क्योंकि अगर इसमें किसानों की क्या हिस्सेदारी है थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं और इस विकास का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो किसानों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ शुरू में 4,60,000 से शुरुआत हुई थी, काफ़ी लंबा संघर्ष चला, अभी फ़िलहाल 20 लाख मुआवजा देता है। तो 20 लाख मुआवजा दिया, कोई अस्थायी नौकरी तो देता नहीं है। कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, हर गांव से 5, 10, 20 लड़के को चुनकर कुछ लोगों को काम चलाने के लिए ठेका में रख लेता है। तो CD ग्रेड की नौकरी है तो मुश्किल से 20,000 दे रहा है। 20,000 अगर दे रहा है तो साल में हो गया कितना, 2,40,000। 30 साल के लिए उसको माइनिंग का लीज मिला हुआ है। 30 साल में 72 लाख हुआ। तो 72 लाख 20 लाख मुआवजा 82 लाख। और
वो कोई पैसा विशेष रूप से देता नहीं है। हाँ, अगर आप कोई पर्व त्यौहार कर रहे हैं तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें 50,000 1 लाख चंदा मिल जाता है। ऐसे तमाम चीज़ें अगर हम कर दें तो 1 एकड़ में किसान को 1 करोड़ रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी ओर कंपनी का आप देखेंगे 45 करोड़ का लाभ होता है। अगर उसमें जो उसका शुद्ध लाभ है उसमें अगर किसानों की जो मुआवजा मिलता है या तमाम चीज़ें जो मिलती है उसको अगर माइनस भी कर दें तो फिर भी उसको 44 करोड़ का, और भी अगर चीज़ों को कम से कम अगर हम अन्य जैसे अभी वहाँ नौकरी तो देता नहीं है, नौकरी के बदले में अस्थाई तौर पे पेंशन देता है, वो भी पेंशन 30,000, तो 30,000 सालाना देता है। आप सोचिए कि 12 महीने में कितना पड़ा। एक घर में अगर 5 सदस्य हो तो 5 सदस्य का अगर हम निकालेंगे तो प्रतिदिन का एक व्यक्ति के पीछे 20 रुपया आएगा। तो ये जो 20 रुपया, जैसे इसको ऐसे समझिए कि 30,000 है तो 12 में डिवाइड करते आएंगे तो एक व्यक्ति में 20 रुपया पड़ता है। 20 रुपया में किसी आदमी का ज़मीन ले लिया, आजीविका का साधन ले लिया और उसको इसके बदले में 20 रुपया पर डे का मिलेगा, एक बोतल पानी का दाम। ये विकास है। तो आप देखेंगे कि सीधा सीधी मल्टीनेशनल कंपनियों को 40 करोड़ का बचत होता है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, इसमें हम लोगों ने इस पे लंबा संघर्ष किया और इसका समाधान हम लोग ढूंढने का प्रयास किया। देखिए, दरअसल ऐसा है कि खनन इस तरह की कंपनियों का देने के पीछे सरकार की एक मंशा थी। CCL, BCCL, MCCL जैसे कंपनियों को स्थापित किया और आप देखेंगे कि वो जो CCL जैसी कंपनियां थी वो लोगों को तमाम सुविधाएं देता था, पुनर्वास का व्यवस्था करता था, अस्थाई नौकरी देता था, 3 पीढ़ी तक नौकरी की बात होती है। फिर उसमें तमाम मेडिकल के सुविधा, हॉस्पिटल बनाते थे और 12 किलोमीटर के रेडियस में बिजली मुफ्त या फिर CSR के तहत तमाम तरह की सुविधाएं देती थी। लेकिन अभी जब से ये ठेका प्रथा निजीकरण हुआ है तब से ये सारे चीज़ें सिर्फ कागजों में हो रहा है। आप देखेंगे कि कहीं हॉस्पिटल खुलता नहीं है, बस वो एक एम्बुलेंस में जाएगा, पैरासीटामोल ले जाकर गांव में बांट देगा, हो गई उनकी स्वास्थ्य सुविधा। ऐसी उनकी स्वास्थ्य सुविधा है। तमाम चीज़ों का अगर देखेंगे, ये बिजली नहीं देते हैं। अभी मैं बगल में हूँ, मगध परियोजना में मैं देखता हूँ कि वहाँ जो CCL कंपनी है वो भी कोयला निकालने के लिए बिजली नहीं लेती है। पता है क्यों? क्योंकि बिजली अगर लेंगे तो बगल के गांव को बिजली देना पड़ेगा। वो जनरेटर से माइनिंग करता है। अच्छा। जनरेटर से माइनिंग करने के बाद गांव वाले को कोई बिजली नहीं। तो ये जो पहले जो एक अवधारणा था या जो PSU का निर्माण किया गया था कि लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, उसको अस्थायी रूप से उसको विकसित करना है, वो तमाम चीज़ें आज के डेट में सिर्फ बेईमानी बात रह गई है। आज सिर्फ मुनाफा मुनाफा मुनाफा, और ये जो निजीकरण और ठेका प्रथा हुआ है इसमें सिर्फ लूट है। स्थानीय लोगों को हमने तो कहा कि 1 करोड़ रुपया भी वो 1 एकड़ में नहीं कमा पाते हैं, जबकि कंपनी को 40 करोड़ कमाई होती है। हम लोग इसको छोटे स्तर में जब गणना करके देखा परसेंट में, तो पता चला कि अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में 6 रुपया सरकार को रॉयल्टी मिलता है, 2 रुपया किसान को मिलता है और 92 रुपया कंपनी को होता है। तो ये विकास है। इस विकास से आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या मिलता है, क्या क्या खोते हैं। एक तो ज़मीन सदा के लिए खो देते हैं, जो सदियों से पूर्वजों का उसका आजीविका का साधन था, सदा के लिए ख़त्म। जब जंगल था, अन्य गांव के सामुदायिक ज़मीन थी जिसमें गांव का अधिकार था, सारे मुफ्त में चले जाते हैं। सिर्फ वो रेती ज़मीन का ही मिलता है। और नौकरी तो बात है ही, नौकरी के बदले हमने कहा कि वो पेंशन दे देता है, और पेंशन का सच्चाई है कि 20 रुपया। तो तमाम चीज़ें देख ले। अब वहाँ पर 1700 से लेकर 2000 फीट नीचे तक माइनिंग होता है। जब इतना नीचे माइनिंग होगा तो जल स्तर का क्या होगा, नदियाँ की क्या हाल होगी। सही बात है ना। तमाम तरह के इतने बीमारियां फैल रही हैं उन क्षेत्रों में कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। धूल काफ़ी दूर तक उड़ता है, लोग कितनों भी चिल्ला ले, कुछ भी जब संगठित हो जाते हैं, थोड़ा नारेबाजी करते हैं, तो उस समय कंपनियां बैकफुट में होती है, शांत हो जाती है, उसके बाद फिर आश्वासन देती है। जैसे ही भीड़ खत्म हुआ फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। मतलब लोगों को इस कदर परेशान किया जाता है कि आप कुछ भी कर ले, आपका बात सुनना नहीं है। थोड़ा देर के लिए बस थोड़ा सा आपको भी लगेगा, मीठा मीठा आश्वासन मिल जाएगा, आपको लगेगा हमारी बात सुनी जाएगी। अंततः वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो लोग अस्थायी विकास करना ही नहीं चाहते हैं, बस लोगों को बर्बाद करके बस अपना लूट चाहते हैं। अच्छा, एक विशेष सवाल रह रहा है। आप JBKSS से जुड़े हैं। JBKSS जो है खतियान की भी बात करता है और लगातार जो है इस तरह से बाहर प्रवासी मजदूर हो या विस्थापन के दंश से जो पीड़ित हैं उन लोगों को बात करता है। तो क्या इन लोग जो कर रहा है, और आप भी जुड़े हैं उस संस्था से, उस लोगों से, जैसे जयराम जी से, तो क्या लगता है कि इन लोग उस बातों को रख रहा है तो इसका कोई असर नहीं दिख रहा? आंशिक असर हुआ है, लेकिन
इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आज ये जो खतियान वाली जो बात है या स्थानीयता का सवाल है, ये संकट ही पैदा इसलिए हुआ कि जब यहाँ उद्योग लगे, खनन परियोजनाएं आई, तो तमाम बाहर से लोग आए और वो लोग आए और यहाँ पर बस गए। आप देखेंगे कि खनन क्षेत्रों में ज़्यादातर जितने भी दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, वो लोग सरकारी अधिकृत भूमि पर ही रहते हैं और वहाँ रहते रहते धीरे धीरे वो यहाँ पर कमाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं और फर्जी तरीके से CNT के कई सारे कानूनों का उल्लंघन करके यहाँ ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद यहाँ स्थानीयता का भी लाभ लेने लगते हैं, जो कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक बात है। कोई भी व्यक्ति, भारत एकल नागरिकता वाला संविधान है, यहाँ पर एकल स्थानीयता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही राज्य का स्थानीयता का लाभ ले सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जो आए और कमाने के लिए यहाँ बस गए, आज वो यहाँ का भी स्थानीयता का लाभ ले रहे हैं। होना ये चाहिए था कि अगर वो दूसरे स्टेट में हैं तो उनको NOC बताना चाहिए था, वो NOC लेकर आते तो हमको यहाँ देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वहाँ जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का NOC भी नहीं लिया, वहाँ भी स्थानीयता का लाभ ले रहे हैं और यहाँ भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में वो तो दोनों जगह लाभ ले रहे हैं ना, तो यहाँ के लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है। इसलिए ये जो खतियानी आंदोलन जो चल रहा है, एक्चुअली ये वास्तविक लड़ाई है और ये लड़ाई को लड़े जाने की ज़रूरत है। आज बिल्कुल गंभीर स्थिति हो चुका है। बहुत सारे काम आज जो सवाल जो उठ रहे हैं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ का स्थानीय से लेकर यहाँ का विस्थापन, तमाम चीज़ों पर जो पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी वो सब नहीं बना। अगर ये पॉलिसी नहीं बनता है तो ये झारखंड चारागाह बनता रहेगा। इसलिए आज ज़रूरी है कि आज तमाम चीज़ों को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, यहाँ का जल जंगल ज़मीन हो, यहाँ का नौकरी हो, यहाँ का तमाम संसाधन हो, वहाँ उस पर यहाँ के लोगों का कैसे मतलब प्राथमिकता मिले, कैसे लोगों का लाभ मिले, जो गैर कानूनी नहीं संवैधानिक बात है जो नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ें कैसे मिले, इसके लेके आज चिंतन करने का सवाल है। और JBKSS निश्चित रूप से इस विषय पर आगे बढ़ रहा है और हम लोग मिलकर इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग चिंतन मनन करेंगे, इस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग खतियान की बात करते हैं, 1932 खतियान के मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव भी लड़े, तो क्या वाकई में ये जो है खतियान झारखंड में लागू हो जाएगा और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या नियोजन नीति जो है उसके अकॉर्डिंग बन पाएगा? मतलब कितनी सच्चाई ये रियलिटी है कि बन पाएगा? देखिए, हर राज्य को अपने यहाँ के नागरिकों के लिए स्थानीयता का नीति बनाकर उनको लाभ देने का प्रावधान है, तो बिल्कुल ये किया जा सकता है और क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये 1932 इसलिए कि राज्य में ज़्यादातर सर्वे 32 में ही क्लियर हुआ है, तो वही क्योंकि उसके बाद जो लोग आए हैं सबको अगर हम मान लेते हैं कि वो भी झारखंडी है, ये तय करते हैं, तब तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए 32 ही एक ऐसा रास्ता है जिससे यहाँ के जो मूल रहने वाले लोग हैं उनके साथ न्याय हो पाएगा और ये तय हो पाएगा कि जो 32 का खतियान जिसके पूर्वजों के नाम पर है वही लोग यहाँ के स्थानीय हो पाएंगे, तभी यहाँ का जो पॉलिसी बनेगा उससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल पाएगा। मतलब ये जो मुद्दा था ये कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद से जो है लगातार जो है 32 की मांग जो है चलते जा रही है, लेकिन 24 साल जो है होने को चला है, लेकिन अभी भी इस मुद्दा पे सॉर्ट आउट नहीं निकल पाया है। वक़्त जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी ने भी इसको पारित कर दिया था। तो क्या लगता है कि JBKSS इस चीज़ों को बारीकी से रख कर सटीक जो है उसका डाटा पेश करके जो है इसको लागू कर देगी? मतलब क्या भरोसा है इसमें? देखिए, वो तो जनता तय करेगी और जिस कदर जनता ने इस आंदोलन को स्वीकार किया है, इस विचार को पुनः एक समय था कि एक लंबे समय तक 32 पर कोई बात नहीं करना चाहता था। शुरुआत में जो इस पर विवाद बढ़ा उसके बाद कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में इस बात को उठाया गया, लोग इतनी गंभीरता से लिए, जनता ही आंदोलन करती है, हम लोग उसके लिए परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। परिस्थिति ऐसा बनेगी कि ये चीज़ें लागू करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों का अधिकार देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम लोग बर्दाश्त कर। कैसे लागू होगा इसका कोई फैक्ट रीज़न तो होना चाहिए, कैसे करिएगा आप लोग लागू? देखिए, इसके लिए सिर्फ 32 खतियान ही नहीं, कई सारे पहलू पर काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग हैं भूमिहीन हैं, तो उसमें यहाँ जो स्वशासन व्यवस्था की परंपरा रही है, उस स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभा ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं उनको भी झारखंडी
मान सकता है। आखिरी जो सर्वे सेटलमेंट है उसको आधार अगर लेंगे तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दायरे में आ जाएंगे। ऐसे और भी कई सुझाव हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के हम लोग इसको आगे करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग जब खतियान की बात करते हैं, भाषा को लेकर जब आंदोलन छिड़े और आंदोलन छिड़ने के बाद खतियान पे आए, तो खतियान पे जब पहुंचे तो आप लोगों ने बाहरी भीतरी का खेला करना शुरू कर दिया कि ये बाहर से आए हैं, ये अंदर से आए हैं, इन लोग को खतियान का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आप लोग मतलब संविधान के तौर तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बाहरी भीतरी तो संविधान ये इजाज़त देता है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। फिर खतियान की जब बात आती है तो आप लोग बाहरी भीतरी करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, बाहरी भीतरी का बात नहीं है। हर राज्य को वहाँ के स्थानीय निवासियों को स्थानीयता का लाभ देने का वो नियम है, वो बना सकता है। अब बाहरी भीतरी का सवाल इसलिए है कि यहाँ बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग आए और सभी लोग अगर कहेंगे कि नहीं, मैं आपको ये कहूँ कि आपके घर में मैं जाकर मालिक बन जाऊँ और सारे संसाधनों का दोहन करने लगूँ और स्थानीयता का लाभ ले लूँ, तो ये गलत है ना। नहीं, गलत तो स्थानीयता, देखिए स्थानीयता को समझिए आप कि हर राज्य का अपने यहाँ के जो मूल निवासी है उसको नीति बनाकर स्थानीयता का लाभ देने का प्रावधान है, वो कर सकता है। अब कोई भी आदमी को यहाँ का स्थानीय नहीं मान लेंगे। नहीं, तो बात यहाँ रह रहा है कि बाहरी भीतरी का आखिर बात क्यों आ रहा है? जब खतियान आया तो आप लोग बाहरी भीतरी का खेला करना शुरू कर दिए। जब खतियान नहीं चला था तो बाहरी को ठीक था, यहाँ जब बैठते थे, काम करते थे, उन लोग के लिए कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। जब आप लोग खतियान की जब बारी आई तो आप लोग बाहरी भीतरी करना शुरू किए। देखिए, ऐसा तो होगा ही। आप क्या ये कह सकते हैं कि आप बंगाल में जाकर आप नौकरी कर सकते हैं? CD ग्रेड की जो राज्य सरकार के द्वारा जो नौकरी मिलती है वो आप ले सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए ना। ये संविधान की बात करके, संविधान का ही उल्लंघन करके ये लोग यहाँ का नियोजन में हिस्सेदारी ले रहे हैं, यहाँ आज तमाम तरह के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज जब हमारे सिस्टम में, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, इसमें जो दूसरे राज्य के लोग हावी हैं, जिसके कारण आज झारखंड बाहरियों का उपनिवेश बनकर रह गया है, ये एक दुखद स्थिति है और इसके खिलाफ मूवमेंट तो होगा ही। नहीं, अब बात जब झारखंड अलग हुआ, अभी 15 नवंबर को अलग होता है 2000 को, तो उससे पहले जो लोग, अगर आप 32 की बात करते हैं तो 32 के बाद भी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे आप लोग का जब झारखंड था तो बिहार में था, बिहार के साथ एड था, तो बिहार अलग होने, झारखंड अलग होने से पहले बिहार में थे, तो बिहार वाले लोग क्या छोड़ के चल जाते और आप लोग बाहरी भीतरी का खेला उस टाइम बंद कर देते? सुनिए, छोड़ के जाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर नागरिकता तो ले लेगा, लेकिन स्थानीयता का लाभ को एक ही जगह लेगा ना। या तो वो अगर बिहार के हैं या फिर किसी भी पड़ोसी राज्य के हैं, वहाँ का वो NOC दिखाए, वहाँ का स्थानीयता छोड़ दे, हम यहाँ दे देंगे, लेकिन वो वहाँ भी लाभ लेंगे और यहाँ भी लाभ लेंगे। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ, रिम्स में ही कई ऐसे लोग हैं जिसका बहन अगर नर्स बिहार में है, किसी मेडिकल में है, तो उनका भाई यहाँ रिम्स में डॉक्टर है और वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, लेकिन वो एक ही परिवार का बच्चे यहाँ भी लाभ ले रहे हैं और वहाँ भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे क्या बच्चे दूसरे स्टेट में ले सकते हैं क्या? मेरा ये कहना है कि संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही राज्य का स्थानीयता का लाभ ले सकता है, लेकिन वो लोग दोनों जगह लाभ ले रहे हैं। हमको उससे आपत्ति है कि वो दोनों जगह क्यों लाभ लेंगे? या तो वो वहीं ले, या तो फिर वहाँ ख़त्म करके वहाँ NOC ले ले, हमको NOC दिखाए, हम यहाँ दे देंगे। लेकिन हाँ, स्थानीयता के अलावे झारखंड सरकार के जो सुविधा दिया जाता है उसके अलावे जो अन्य रोजगार है वो करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए और पॉलिसी बनाने का हर राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, इसमें बाहरी भीतरी का सवाल ही नहीं। जिस तरह से आप लोग जब भाषा का अतिक्रमण यहाँ होता है, मगही, अंगिका, भोजपुरी का, तो आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, उससे पहले विरोध नहीं होता है। तो जयराम जी जब आते हैं, जयराम जी बड़े बड़े मंचों में कहते हैं कि हम खतियान लागू कर देंगे, तो अभी जब आप लोग का इलेक्शन आता है, तमाम नेता मंत्री ये भी कहते हैं कि हम 32 का बात करेंगे, लेकिन जब वही चीज़ें जो है पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो बात नहीं रखते हैं। तो वैसे लोगों को चयनित कैसे करिएगा कि आप लोग आपके हित में बात करेगा और आपके हित को जो झारखंड के हितार्थ में जो काम आएगा उस चीज़ों का रखा जाए? ऐसा कैसे बदलाव होगा? बदलाव जब मैच्योरिटी में कोई आएगा तभी कानून बना पाएगा, है ना। लेकिन हम लोग इसी बात को पूरे राज्य में घूम घूम के कह रहे हैं
ताकि ऐसा जनादेश मिले। अब चुनाव हुआ है, लोकसभा में जो भी परिस्थिति हो, चूँकि ये देश लेवल की चुनाव होती है, लेकिन झारखंड में हम लोग अभी जो अगली विधानसभा होगा उसमें इन चीज़ों को हम लोग बेहतर ढंग से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। और लोगों को जिस कदर जागरूकता आया है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो जेबी केसेस है उसको लोगों ने बहुमत देने का काम करेगा, ताकि हम लोग इस पर अमल कर सकें।